कीजिएगा, अपने साइंस से रिलेटेड साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है, अगर हम करंट की डेफिनेशन से निकालें I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, इसी से अगर क्यू की यूनिट निकालें I इंटू टी होती है। ठीक है, अब I भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इससे इसकी यूनिट अगर हम निकालना चाहे I इंटू टी की, तो हो जाएगी एम्पियर सेकेंड। लेकिन साइंटिस्ट कूलम को सम्मान देने के लिए इसकी यूनिट को क्या कर दिया गया बेटा, कूलम कर दिया गया, कूलम कर दिया गया, जिसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। इसकी स्मॉलर यूनिट भी होती है, चार्ज की स्मॉलर यूनिट जैसे मिली कूलम हो सकता है, माइक्रो कूलम हो सकता है, नैनो कूलम हो सकता है, और पिको कूलम हो सकता है। तो 10 टू दी पावर -3 कूलम, 10 टू दी पावर -6 कूलम, 10 टू द पावर -9 कूलम एंड 10 टू दी पावर -12 कूलम इसकी यूनिट रहती है। स्टेट द लॉ ऑफ कूलम्स लॉ इन ब्रीफ। कूलम्स लॉज के बारे में अपने को शॉर्ट में बताना है। हाँ तो इसमें देखो दो चार्ज हैं, दो चार्ज इस तरीके से पड़े हैं और इन चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। दो टाइप का फोर्स हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। क्या काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा यहाँ पे। जबकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है, इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स लग रहा है वो, और दूसरा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द फोर्स ऑफ attraction and repulsion between two charges is directly proportional to directly proportional to the product of चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कह देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली inversely proportional to
द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ये दोनों ही स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम कॉलम्स लो के लिख सकते हैं कि फोर्स जो लग रहा है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, इनकी दोनों के चार्ज के मल्टीप्लाई के, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो इन दोनों को हम, ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है बेटा और दूसरा ये स्टेटमेंट सेकेंड है। ठीक है, अब यहीं से बाय कंबाइनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटा दिया जाता है तो F इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और K की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट भी होती है K की। तो इस तरीके का ये कूलम्ब्स लॉ है, और इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। Does the force between two charges increase or decrease with the distance? Does the force between two charges increase or decrease with the distance? डिस्टेंस के इंक्रीज होने से फोर्स इंक्रीज होता है या डिस्टेंस के डिक्रीज होने से फोर्स डिक्रीज होता है, क्या सही है? नहीं, नो। क्यों नो? बिकॉज फोर्स इज inversely proportional to the distance proportional to the square of यहाँ आएगा distance between charges ठीक है, यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब डिस्टेंस जब इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा, और डिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगी तो फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। What happen for the force between two charges if medium is dielectric constant increase? ठीक है, ये क्या कहता है कि फोर्स जो लग रहा है अगर वो फोर्स इंक्रीज कर दिया जाए, फोर्स नहीं, डायलेक्ट्रिक मीडियम जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स पे का क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये कब होता है, जब वैक्यूम हो। ठीक है, और जब मीडियम हो तब इसका फॉर्मूला ये हो जाता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा मीडियम। ठीक है,
अब बिकॉज इन दोनों में हम अगर रिलेशन निकालना चाहें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रिलेशन होता है, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मीडियम की जो परमिटिविटी है और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स वो है जो डाइलेक्ट्रिक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। व्हाट इज द डायपोल, डायपोल क्या है, डायपोल देखें, यहां पे हमारे पास अगर दो चार्ज हैं और ये दोनों चार्ज इस तरीके से बहुत नजदीक रख दिए गए हैं, बहुत ही नजदीक रख दिए गए हैं, एक है माइनस क्यू चार्ज, दूसरा है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और इनको बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया जाए, यानी कि इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है हम लेके चलते हैं 2a, इनको अगर बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया जाए तब जो स्ट्रक्चर बनती है, जो सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। व्हेन when two charges of equal magnitude and opposite nature placed near to each other, then this type of system of charge is known as इलेक्ट्रिक डायपोल। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके का होता है, दो चार्ज होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, दोनों के क्यू क्यू मैग्नीट्यूड है, लेकिन नेचर दोनों के एक दूसरे से अपोजिट, एक प्लस एक और एक माइनस है। इनको अगर नजदीक रख दिया जाए तब जो सिस्टम बनता है चार्जेस का, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास पहले से कोई चार्ज पड़ा है बेटा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है। इस फील्ड में कोई हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस फील्ड में इस चार्ज के कारण जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये क्या है बेटा, ये इसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ऐसा चार्ज जिसका खुद का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन रियल में ऐसा कोई टेस्ट चार्ज होता नहीं है। ठीक है, जिसका इसके रिस्पेक्ट में चार्ज है वो नेग्लिजिबल है, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अगर टेस्ट चार्ज को अगर इसमें प्लेस कर दिया जाए तो इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भाई? फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखें द फोर्स अप्लाइड ऑन, कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज in electric field, in electric field is known as electric field intensity, electric field intensity। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट हो जाएगी, अब यहां से निकालें तो न्यूटन पर कूलम। तो क्या हो जाएगा बेटा? एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अगर डायमेंशन लिखना चाहें इसकी तो डायमेंशन क्या होगी बेटा? डायमेंशन हो जाएगी इसकी, फोर्स की होती है बेटा m1 l1 t-2 और चार्ज की होती है बेटा a1 t1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा m1 l1 t-2 a-1 और ये t ऊपर चला जाएगा तो t-3 हो जाएगा बेटा, t-3 हो जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशन रहेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज? अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है बेटा और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो पूछ रहा है ये, तो अभी बता देते हैं अपने। तो देखो ये चार्ज था, इस चार्ज से इसकी ये जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो इसके लिए अगर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की का फॉर्मूला लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, यहाँ पे ये जो चार्ज पड़ा है इसकी मैग्नीट्यूड q है तो q/r²। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, जहां यहाँ पे r कैप भी साथ में आएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है। नेक्स्ट, हाउ डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज? देखो भाई यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। अगर कोई और फील्ड लाइन आ रही है पॉजिटिव की तरफ तो उससे क्या होगी? यहाँ पे रिपेल होगी। क्या होगी? रिपेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज emitted फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन comes toward this positive charge,
the electric field line electric field line is repaired from this positive charge. तो क्या होगा भाई, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ आएगी तो दोनों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज से रिलीज होके आ रही है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मतलब होता है भाई? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब होता है, अगर हमारे पास कोई एरिया है, ये हमारे पास एरिया है, और हम कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी हैं, इधर से चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी हैं जो इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगी, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली या नॉर्मल टू द एरिया is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर इस तरफ है बेटा, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ है। एरिया वेक्टर तो इसके पैरेलल है, लेकिन एरिया क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर नॉर्मली इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास हो रही है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इसको हम अगर डिनोट करना चाहें तो ये क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट होता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि एरिया वेक्टर तो है बेटा इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इस तरफ, ठीक है, और हम कंसीडर कर लेते हैं कि इनके बीच का ये एंगल क्या है? थीटा है, यानी कि इस तरफ तो है ई वेक्टर, इस तरफ है ए वेक्टर। तब इसको हम लिख सकते हैं बेटा ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, जिसको हम फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ये रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेट गॉस लॉ इन सिंपल फॉर्म। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, सरफेस क्या है? क्लोज्ड है, इस तरीके से क्लोज्ड सरफेस है, और इसके अंदर अलग अलग चार्ज पड़े हैं, ठीक है, और इसमें जितने भी चार्ज हैं उस चार्ज का टोटल सिग्मा क्यू। अब इस चार्ज से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है, इस एरिया को क्रॉस करेंगी, और एरिया को क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्स बोलते हैं। तब गॉस ने कहा था कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज्ड है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, और ये सिस्टम जो है कहां पड़ा है? वैक्यूम में पड़ा है, तब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो समीशन ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम इसको और बड़ी फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो ds है, ds वेक्टर है,
तब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सरफेस क्लोज्ड है और हम सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको लिख सकते हैं, ये रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड। ये कहता है कि गॉसियन सरफेस को अगर डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों? बिकॉज flux does not depends on area of Gaussian surface। Gaussian surface के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, हमने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था, अभी टॉपिक था डायपोल। तो डायपोल में देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है बेटा 2a है। यहाँ पे हम 2a लेके चलेंगे, डिस्टेंस 2a है। तब जो डायपोल मोमेंट है ना बेटा, वो डायपोल मोमेंट इन दोनों चार्ज में से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी जो डायरेक्शन रहती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या है, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं बेटा, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो इस तरीके से लिखेंगे। साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, पी कैप आ जाएगा। और ये जो पी कैप, डायरेक्शन ऑफ पी कैप जो होती है वो हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो हमेशा किस तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। नेक्स्ट, हाउ इज द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। तो देखो बेटा, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हमें सिंपल सा याद रखना है। टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है बेटा, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। अब आपको पता है ये पी स्मॉल पी है बेटा, स्मॉल पी है, और स्मॉल पी की जो वैल्यू आपको पता है 2a इंटू क्यू, ये रहेगी। हमने पीछे करके आए अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे टाउ की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगी बेटा, 2a/q/e साइन थीटा। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एवर क्रॉस ईच अदर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है? देखते हैं। देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक, हमने ये बना दी। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अलग कलर से बना देता हूँ, कलर में यूज कर लेता हूँ रेड। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही इससे। ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा भाई, यहां पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था, अगर इस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करता है। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी बेटा। दूसरा, यहां पे अगर हम
टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो करेगी। अब एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्रॉस नहीं करती है दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखें, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, सपोज कर लेते हैं वूल क्लॉथ है, ये क्या है, वूल क्लॉथ है। दूसरा हमारे पास यहां पे ये रोड है बेटा, ये ग्लास रोड। इन दोनों को आपस में रब करेंगे, इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकल के यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उनकी क्लॉथ जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी के बेस पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिया गया है, जिसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। नेक्स्ट, हाउ डज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज चेंज इफ बोथ चार्जेस आर डबल्ड? ठीक है, दो चार्ज हैं और दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है बेटा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, हम यहां लिख देते हैं बेटा F इज इक्वल टू, फोर्स हमें मिल रहा है बेटा F इज इक्वल टू 1/4πε0, ये फॉर्मूला होता है बेटा, Q1 Q2/r², ठीक है। ये पहले की कंडीशन है, ये पहले की कंडीशन है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन, जब हमारा जो फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स हम F डैश से डिनोट कर देते हैं, और जो हम चार्ज यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं बेटा Q1 डैश और Q2 डैश, ठीक है, फॉर्मूला सेम टू सेम। लेकिन इसमें ये क्या कहा है कि जब चार्ज को, दोनों चार्ज को डबल कर दिया जाए, यानी कि Q1 डैश जो था वो डबल था Q1 1 का, और Q2 डैश जो था डबल है Q2 का, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को अगर यहां पुट कर दें हम, तो F1 डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट, Q1 की वैल्यू है बेटा 2Q1 और Q2 की वैल्यू है 2Q2, क्योंकि दोनों ही चार्ज डबल हुए और डिस्टेंस वही है सेम टू सेम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 4 आ गया है ये बाहर, 1/4πε0 डॉट, यहाँ पे Q1 आ जाएगा, यहाँ पे Q2 आ जाएगा, अपॉन r² आ जाएगा बेटा। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है यही वाली है, तो F डैश जो होगा, बाद का जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले फोर्स के। अगर दोनों चार्जेस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे हैंस द फोर्स बी 4 टाइम्स FOUR 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स का 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ठीक है, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बात करते हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है। ये जो चार्ज होता है
ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे। मैग्नीट्यूड की बात करें तो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, Ne लिखा जाएगा, जबकि इसके लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस Ne लिखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज है इसलिए। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होता है। दूसरी बात, अगर हमने पिछला एक एग्जांपल लिया था कि हमने वूल क्लॉथ को रब किया था एक ग्लास रोड के साथ में, किसके साथ में, ग्लास रोड के साथ में रब किया था। तो रब करने पे क्या हुआ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पहुंचा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, इधर से निकलेगा और पूरा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह जाए आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह जाए, ऐसा नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पूरा का पूरा यहां पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आधा पौना या 3/4 या 1/2 या 1/8 इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाए या आगे चले जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया यहाँ पे, ये टेस्ट चार्ज रख दिया, ये क्या है, चार्ज Q0 है। अब इस Q0, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से स्टार्ट होती हैं उस तरफ हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस तरफ जा रही होती है उस तरफ हम नेगेटिव चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज जो होता है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा ये टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक motion of test charge is in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसकी मोशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर बिहेव इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव करता है एक कंडक्टर। कैसे, तो देखो बेटा, अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम अगर चार्ज करते हैं, तो चार्ज जो है उसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। चार्ज जीरो रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या रहेगा बेटा, जीरो रहता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसमें रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेंसिटिव है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो भी सेंसिटिव डिवाइस है, जो लाइट से खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से खराब हो जाता है, उसको हम इसके बीच में रख देते हैं